इस क्लास में हम 22 जनवरी 22 जनवरी के 22 जनवरी के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक जारी रखने का निर्णय लिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और इस तरीके के सवाल कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक जारी रखने का निर्णय लिया है, तो इसे वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अब हम अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जान लेते हैं। अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत होती है वो 9 मई 2015 से होती है। 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना की शुरुआत होती है। पहली चीज, अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा के लिए आती है। इसमें होता क्या है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल के बाद जब आप 60 साल ओवर हो जाएगा तो 1000 से लेकर 5000 तक जैसा जिसने योगदान दिया होगा वो पेंशन पाएगा। ठीक है। और अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करने की जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में है। ठीक है। और इसमें आयकर दाता जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस तरीके से हम हर चीज का एलिब्रेशन करते हुए चलेंगे। आज का हमारा अगला सवाल है कि 21 जनवरी 2026 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच आरंभ हुई श्रृंखला किस प्रारूप से संबंधित है। कभी कभी क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये 5 मैचों की T20 श्रृंखला है। 5 मैचों की कैसी श्रृंखला है? T20 श्रृंखला है। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर के रामकथा संग्रहालय को 200 वर्ष से अधिक पुरानी रामायण पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और यूपी के एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा जो हुआ है, रामकथा संग्रहालय को 200 वर्ष से अधिक पुरानी रामायण की जो पांडुलिपि प्राप्त हुई है वो मिली है अयोध्या से। आज का हमारा अगला सवाल है कि दिल्ली मेट्रो फेज 4 परियोजना के लिए दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत राशि लगभग कितनी है। तो ये जो राशि है वो लगभग 3386 करोड़ के आसपास है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता के अंतर्गत जनवरी में किस चरण को हटाया गया। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत जनवरी 2026 में किस चरण को हटाया गया है। तो फेज 4 या चरण 4 कह लीजिए, फेज 4 को हटाया गया है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि भारत और यूएई, जो ये जगह खाली है वहां पर यूएई होगा, यूएई। ठीक है। भारत और यूएई के बीच हालिया वार्ता का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर रहा। तो हालिया वार्ता जो इन दोनों के बीच में हुई, मुख्य फोकस जो रहा डिजिटल शिक्षा और फिनटेक के क्षेत्र पर ज्यादा फोकस रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि दिसंबर 2025 में भारत के 8 प्रमुख आधारभूत उद्योगों की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पे कोर सेक्टर लिखा हुआ है, वृद्धि दर्ज की गई है, उसकी वृद्धि जो है वो कितनी है। तो इस तरीके के सवाल यूपी पीसीएस में और भी उत्तर प्रदेश से संबंधित कई पेपरों में पूछे गए, बार बार पूछे गए। तो इसकी जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 3.7% की है। अगर हम कोर सेक्टर की बात करें तो कोर सेक्टर में 8 चीजें आती हैं। कोर सेक्टर में कितनी चीजें आती हैं? 8 सेक्टर में 8 चीजें आती हैं, जिसमें कोयला 1, कच्चा तेल 2, प्राकृतिक गैस 3, रिफाइनरी उत्पाद 4, उर्वरक 5, सीमेंट 6, बिजली 7, इस्पात या स्टील कह ले तो 8 चीजें आती हैं। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अभी तक जेपी नड्डा साहब थे, अब जो है श्री नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि सैफ, यहाँ पे
SAFF सैफ द्वारा आयोजित पहला फुटसाल, ये ध्यान रखना, फुटसाल, पहला फुटसाल चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? फुटसाल चैंपियनशिप जो है वो इंडोर फुटबॉल से रिलेटेड है। आज का हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स, यहाँ पे ब्रिक्स होगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही जवाब है, हम लोगों ने भी एक दिन पहले भी पढ़ा था, तो भारत इसका जो है अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स का। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी पहले इसमें 4 कंट्रियां थी, BRIC, ब्रिक। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसमें एस या साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया। ठीक है, तो तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। आज का हमारा अगला सवाल है, हालिया समाचारों में चर्चित यूपी टैक्स, यहाँ पे दिक्कत है, यूपीआई टैक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये यूपीआई और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन से संबंधित है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि 21 जनवरी 2026 को उत्तर भारत में मौसम की स्थिति मुख्यतः किस कारण से चर्चा में रही? तो ये सभी जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ से जो ठंड है उस कारण से काफी चर्चा में रहा है उत्तर भारत। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किस संदर्भ से जोड़ा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कूटनीतिक सैन्य कार्रवाई से इसका जोड़ा गया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। आज का हमारा अगला सवाल है कि जनवरी 2026 में चांदी का मूल्य रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर लगभग कितना हो गया? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चांदी और सोने के भाव में इतनी तेजी है कि पूछने के लायक ही नहीं है, और उसमें भी सबसे ज्यादा तेजी चांदी में है। जहां चांदी, अगर हम 2-3 महीने पहले की बात करें, 70 से 80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए के आसपास थी, तो इतनी समय 3,20,000 रुपए किलो के आसपास चांदी हो गई है। इस वजह से ये बराबर न्यूज में बना रह रहा है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटल पेंशन योजना के संदर्भ में सही है? ये अभी हम जानते हैं कि इसको 9 मई 2015 को चालू किया गया था। ये असंगठित क्षेत्र के लिए है, सामाजिक सुरक्षा के लिए है, और इसमें जो है आयकर दाता जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यह असंगठित क्षेत्र के लिए है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यह 2015 में शुरू की गई, ये भी बात सही है। यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो ये चीज गलत हो जाती है। ये सरकारी कर्मचारी आयकर दाता होते हैं, आयकर दाताओं के लिए नहीं है। इस तरीके से इसका आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत और यूएई, यहाँ पर यूएई है, यूएई शिक्षा सहयोग का हिस्सा नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है तो परमाणु ऊर्जा नहीं है। बाकी भारत और यूएई के बीच में जो शिक्षा सहयोग पे चर्चा हुई है उसमें उच्च शिक्षा भी है, डिजिटल स्किल भी है, फिनटेक शिक्षण भी है। आज का हमारा अगला सवाल है कि कोर सेक्टर में गिरावट का सामान्यतः क्या संकेत माना जाता है? यहाँ कोर सेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, कोर सेक्टर में गिरावट का सामान्यतः क्या संकेत माना जाता है? तो आर्थिक मंदी की संभावना। जैसा कि हम जानते हैं कि कोर सेक्टर के अंतर्गत 8 आधारभूत चीजें आती हैं, जिसमें एक कोयला है, दूसरा कच्चा तेल, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा रिफाइनरी उत्पाद, पांचवा उर्वरक, छठा सीमेंट, सातवां बिजली और आठवां इस्पात को शामिल किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि फुटसाल चैंपियनशिप जो सैफ करा रहा है, SAFF, ठीक है, सैफ फुटसाल चैंपियनशिप 2026 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता, तो कुल 11 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ है। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? यहाँ तो सारा अलग ही हिसाब किताब चल रहा है।
तो इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो यहाँ पर ब्रिक्स लिखा हुआ है, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स 2026 रूस में, तो ये गलत है। ठीक है, भारत में होगा। ठीक है, उसके बाद यूपीआई टैक्स, यूपीआई टैक्स यहाँ पर लिखा हुआ, यूपीआई टैक्स का संबंध एमएसएमई से, एमएसएमई से। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ग्रैब का संबंध कृषि योजना से, तो ये गलत हो जाएगा ये भी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हो, APY अटल पेंशन योजना, आयकर योजना, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये बात सही हो जाएगी। क्या बात सही हो जाएगी? यूपीआई टैक्स का संबंध एमएसएमई से है, एमएसएमई से है। ठीक है, ये बात सही है। आज का हमारा अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सवाल है वो देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य का नया लॉजिस्टिक हब विकसित करने की योजना घोषित की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यूपी के एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे ही जाएंगे, हर हाल में पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है, नया लॉजिस्टिक हब विकसित करने की जो योजना बनाई गई है वो कानपुर के अंदर बनाई गई है। आज का हमारा दूसरा सवाल है उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2026 में किस सेक्टर को सबसे अधिक नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक और ITCT को सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त हुए हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विस्तार की घोषणा की गई है? तो इसका जवाब है नोएडा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की घोषणा की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 21 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश से संबंधित किस परियोजना का उद्देश्य एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक विकास करना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और रोज ये न्यूज़ में रह रहा है, इसलिए ये बार बार करंट अफेयर्स में आ रहा है। तो बुंदेलखंड विकास परियोजना का इससे संबंध है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल में घोषित किस पहल का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। तो इसमें जो है इसका जो है इसका कंफर्म नहीं है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में चर्चा में रही ग्रीन एनर्जी पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रीन एनर्जी पॉलिसी का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ग्रीन एनर्जी पॉलिसी का प्रमुख लक्ष्य जो है वो पेट्रोलियम आयात को बढ़ाना है। क्या है? पेट्रोलियम आयात को नहीं, पेट्रोलियम आयात को क्यों बढ़ा? सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है इसका। ठीक है, प्रमुख लक्ष्य। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नोड नहीं है? ठीक है, नोड नहीं है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो इसमें मुरादाबाद जो है ये नहीं है, बाकी लखनऊ है, कानपुर है, अलीगढ़ है, इस तरीके से ये पूरा ही हिस्सा आता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये बात सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे विकसित किए जा रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये भी बात सही है, यहाँ पर एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, केवल लगाने की वजह से ये गलत हो गया। तो इसका सही जवाब 1 और 2 होगा। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि 21 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्राथमिकता दी गई? तो इसका जो आंसर है वो हथकरघा नहीं है, डेवलपमेंट का प्रोग्राम ना, किस क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कार्यक्रम को प्राथमिकता हथकरघा में ही दिया गया है। ठीक।